नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सेट नंबर 2 के बारे में, जो कि हमारे चैनल द्वारा कराए गए वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस के टेस्ट नंबर 3 का सोल्यूशन भी है। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस के टेस्ट 3 में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सभी क्वेश्चंस 2019 में एनसीवीटी परीक्षा में 2 वर्षीय ट्रेड के लिए जो वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का क्वेश्चन पेपर आया था उनसे वो सभी क्वेश्चंस लिए गए थे। तो ये वीडियो हमारे चैनल द्वारा कराए गए वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस के टेस्ट 3 के सोल्यूशन के साथ साथ ही एनसीवीटी परीक्षा 2019 में 2 वर्षीय ट्रेड के लिए जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का क्वेश्चन पेपर आया था उसका सलूशन भी है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर को, और साथ में ही मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी कि अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप उस पीडीएफ को कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनिट ऑफ लेंथ इन सीजीएस सिस्टम इज, मतलब सीजीएस सिस्टम में लेंथ यानी कि लंबाई की यूनिट क्या होती है। तो चलिए सीजीएस सिस्टम के बारे में आपको पहले थोड़ा बता देती हूँ। सीजीएस प्रणाली भौतिक राशियों के मापन की वह प्रणाली है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में एवं समय को सेकंड में मापा जाता है। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है किलोमीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है मिलीमीटर, ऑप्शन डी है मीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी सेंटीमीटर। सीजीएस प्रणाली में लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भौतिक राशियों के मापन की विभिन्न प्रणालियों के बारे में बताया था। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेरस मेटल, मतलब इनमें से क्या एक फेरस धातु है। तो पहले हम जान लेते हैं कि फेरस मेटल क्या होता है। फेरस मेटल या लौह धातु वे होते हैं जिनके मुख्य घटक के रूप में लोहा होता है। मतलब फेरस मेटल में लोहे के अलावा अन्य धातुएं तो होती हैं, परंतु उनका जो परसेंटेज होता है वो लोहे के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक फेरस मेटल नहीं है। ऑप्शन बी है ब्रास, ब्रास कॉपर और जिंक की एक मिश्र धातु या अलॉय है। ऑप्शन सी है लेड, लेड यानी कि सीसा, यह भी एक फेरस मेटल नहीं है। और ऑप्शन डी है पिग आयरन, पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा एक फेरस मेटल है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, पिग आयरन एक फेरस मेटल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनमें से एक क्या विद्युत का संचालन करती है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है पोर्सिलीन, ऑप्शन सी है रबर और ऑप्शन डी है वुड। तो पोर्सिलीन, रबर और वुड इंसुलेटर्स हैं, यानी कि ये कुचालक हैं और ये विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। जबकि ग्रेफाइट अकेला ऐसा एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट द डेसिमल 0.72 इंटू फ्रैक्शन, मतलब 0.72 दशमलव संख्या को भिन्नात्मक संख्या में परिवर्तित करिए। तो यहाँ पे हम पहले भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक केक है और हमने उस केक को 4 बराबर भागों में बांट दिया है। तो उस केक का एक भाग क्या कहलाएगा? पूरे केक का 1/4 पार्ट कहलाएगा।
अगर हम उस केक को 8 बराबर भागों में बांटते हैं तो उस केक का एक पार्ट पूरे केक का 1/8वां या 1/8 पार्ट कहलाएगा। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को a/b के रूप में लिखा जाता है, जहां a और b एक पूर्णांक यानी कि इंटीजर होते हैं और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। a को न्यूमरेटर या अंश कहते हैं और b को डिनोमिनेटर या हर कहते हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें 0.72 को फ्रैक्शन में बदलना है, तो 0.72 को a/b के फॉर्म में लिख लेते हैं। 0.72 को ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 72/100। अब 72/100 को सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम इसे 2 से काटेंगे, तो 2 से काटने पे ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 50, फिर से 2 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 25। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल जाएगा 18/25। तो चलिए अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन बी है 18/25। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 18/25। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 kg वेट इज इक्वल्स टू, मतलब 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? तो वेट या भार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण या वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मात्रक होता है न्यूटन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण, जिसे कि हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि मास की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 kg, और हमें वेट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो वेट इज इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला अभी देखा, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या मास की वैल्यू हो जाएगी 1 और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी 9.8। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। चलिए अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 9.81 न्यूटन, ऑप्शन बी है 981 न्यूटन, ऑप्शन सी है 98.1 न्यूटन और ऑप्शन डी है 9.810 न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 9.81 न्यूटन। 1 kg वेट इज इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 6 है द मेन डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द, मतलब घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो पहले इन दोनों का फॉर्मूला हम देखते हैं और उसके बाद से इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम या घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट गुरुत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब इसमें किसी बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं वाटर के रेफरेंस में। तो क्योंकि इसमें अंश में और हर में दोनों में ही डेंसिटी है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वेट, ऑप्शन बी है यूनिट, ऑप्शन सी है मास और ऑप्शन डी है वॉल्यूम। तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्वायर रूट ऑफ 4761 इज इक्वल्स टू, मतलब 4761 का वर्गमूल किसके बराबर होगा? तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4761 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले राइट हैंड साइड से 2 का पेयर बना लेंगे। तो हमें फर्स्ट पेयर मिल जाएगा 47
और सेकंड पेयर मिल जाएगा 61। अब हमें एक ऐसा नंबर सर्च करना है जिसका स्क्वायर 47 के बराबर हो या उससे छोटा हो। क्योंकि 47 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमें इसे छोटा स्क्वायर वाला नंबर सर्च करना है। तो हम जानते हैं 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और वो 47 से छोटा भी है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और वो 47 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे 6 का स्क्वायर। अब हम क्या ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर एंड ऐड दी सेम नंबर। तो हम यहाँ पे 6 इंटू 6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 36, और यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 12। अब हम इस 47 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11, और सेकेंड पेयर को हम एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेंगे। यहाँ पे हमें अब एक ऐसा नंबर सर्च करना है जिसका अगर हम यहाँ पे इस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाला नंबर मिल जाए। क्योंकि इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे 9 से। तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे 9 और यहाँ पे भी लिख लेंगे 9। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते देखते हैं हमें क्या मिलता है। 9 9 जा हो जाएगा 81, और 16 और प्लस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 26, 6 2 बचा और ये जाएगा 11। मतलब हमें यहाँ पे सेम नंबर मिल जा रहा है। तो यहाँ पे भी 9 लिख देंगे हम, और यहाँ पे 1161। तो इस तरह से इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आ जाएगा 69। चलिए अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए है 69, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 69। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 20, मतलब 20 का वर्ग क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20 का स्क्वायर होता है 400, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 400। क्वेश्चन नंबर 9 है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, मतलब वेग की दर में होने वाले बदलाव को कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्पीड, ऑप्शन बी है फोर्स, ऑप्शन सी एक्सीलरेशन और ऑप्शन डी है रिटार्डेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को एक्सीलरेशन या त्वरण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सीलरेशन। इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन के बीच में काफी कंफ्यूजन था कि इसका आंसर एक्सीलरेशन होगा या रिटार्डेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि अगर भी कहीं भी वेग में परिवर्तन की दर की बात कही जा रही होगी तो उसका मतलब क्या होता है एक्सीलरेशन का होता है, और एक्सीलरेशन में किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव एक्सीलरेशन, और उसमें बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है या घटती है। तो क्योंकि प्रश्न में कहीं भी निगेटिव या घटने की बात नहीं कही गई है, ये सिंपली क्वेश्चन में क्या बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कहीं भी निगेटिव साइन या फिर घटने की या कम होने की बात नहीं कही गई है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी एक्सीलरेशन ही होगा, रिटार्डेशन नहीं होगा। जब कभी भी क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा स्पेशली कि घटना या निगेटिव एक्सीलरेशन, तब उसका ऑप्शन आप रिटार्डेशन को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है वेट ऑफ वन कास्टिंग इज 2 kg एंड वेट ऑफ अनदर कास्टिंग इज 200 ग्राम्स, कंपेयर दी वेट्स, मतलब एक ढलाई का भार 2 किलोग्राम है और किसी अन्य ढलाई का भार 200 ग्राम हो तो दोनों भारों की तुलना कीजिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 kg वेट और 200 ग्राम वेट को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम सेम यूनिट में कर लेते हैं, ये केजी में है और ये ग्राम में है, तो इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, तो 2 kg इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2000 ग्राम। अब इसे कंपेयर करना है तो अपॉन में लिख लेते हैं 200 ग्राम। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा तो 10 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 10/1, यानी कि 10:1। तो चलिए अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी है 10:1, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10:1। क्वेश्चन नंबर 11 है कैलकुलेट 250 ग्राम ऑफ 5 kg इन परसेंटेज, मतलब
5 किलोग्राम के 250 ग्राम को प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है कि 250 ग्राम 5 kg का कितना परसेंट होगा। तो इन दोनों को हम सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 kg को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम। हम जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम। अब हम मान लेते हैं कि 5000 ग्राम का x% हो जाएगा 250 ग्राम। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 250 अपॉन 5000 इंटू 100। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जीरो से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये 5 बार चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5%। तो चलिए अब ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी है 5%। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5%। क्वेश्चन नंबर 12 है SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज, मतलब एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन पर सेकेंड, ऑप्शन बी है वॉट आवर, ऑप्शन सी है न्यूटन मीटर और ऑप्शन डी है जूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जूल। SI यूनिट में एनर्जी का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। कभी कभी एग्जाम में एनर्जी की सीजीएस सिस्टम में यूनिट भी पूछी जाती है। तो एनर्जी की सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है वो होती है अर्क, और 1 अर्क इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻7 जूल। क्वेश्चन नंबर 13 है सब्सट्रैक्ट 2x² माइनस 3y² फ्रॉम 3x² प्लस 2y²। मतलब 3x² प्लस 2y² में से 2x² माइनस 3y² को घटाना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3x² प्लस 2y² में से 2x² माइनस 3y² को घटाना है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x² प्लस 2y² और जब ब्रैकेट के अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस 2x² और यहाँ पे माइनस है, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 3y²। अब हम क्या करेंगे, x² वाले वेरिएबल्स को एक साथ कर लेंगे और y² वाले वेरिएबल्स को एक साथ कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 2x² प्लस हो जाएगा 2y² प्लस 3y²। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, x² प्लस हो जाएगा 5y²। तो चलिए अब हम ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं। x² प्लस 5y² है ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए x² प्लस 5y²। क्वेश्चन नंबर 14 है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 3x प्लस 15 अपॉन 5x प्लस 25। मतलब इस क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन गिवन है उसे सिंप्लीफाई करना है, उसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन क्या है, 3x प्लस 15 अपॉन 5x प्लस 25। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाला मतलब जो अंश है उसमें से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं और जो हर है उसमें से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 5 और ऐसे ही हर में से 5 कॉमन लेंगे तो ये भी बचेगा x प्लस 5। अब x प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 3/5। तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी है 3/5। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है सॉल्व 3x माइनस y इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। मतलब इन दोनों ही समीकरण को सॉल्व करना है।
इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7 और 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब इसमें से x और y की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो y को राइट हैंड साइड ले आएंगे और 7 को जो कि कांस्टेंट है उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3x माइनस 7। अब y की इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए इसे पुट कर देते हैं। 2x प्लस 3 और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। ये हमने y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस 3 का जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 1। अब कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे और x वाला जो पार्ट है उसे एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11x और 21 को माइनस 21 को जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 22, 1 के साथ ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। हमें x की वैल्यू मिल गई। अब जब हमें y की वैल्यू जो निकाली उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। y इज इक्वल्स टू क्या था, 3x माइनस 7। तो इसमें x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 7 यानी माइनस 1। तो इस तरह से हमें x और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 माइनस 1। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए है 2 माइनस 1, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 माइनस 1। एनसीवीटी 2019 के क्वेश्चन पेपर में जो ये प्रश्न था उसमें डिफरेंट इक्वेशन था। उसका इक्वेशन था x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 16 और सेकेंड इक्वेशन जो था वो था 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा था वो किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में भी मिस्टेक रहती है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसका ऑप्शन जो भी आंसर निकलता है वो ऑप्शंस के साथ मैच नहीं करता है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर आप अटेम्प्ट कर दीजिए, कोई भी ऑप्शन उसका बबल कर दीजिए, टिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे सभी को नंबर मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are in the ratio of 3:4:5 and the longest side is 15 सेंटीमीटर। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कहना जा रहा है कि उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और जिसकी सबसे लंबी भुजा का माप दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये कोई ट्रायंगल है जिसकी जो भुजाएं हैं, मान लेते हैं इसकी भुजाएं हैं A, B और C, और इसका जो अनुपात है यानी A:B:C का जो अनुपात है वो है 3:4 और 5। तो हम मान लेते हैं कि ये भुजाएं क्या हो जाएंगी, A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3x और B इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4x और C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5x। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिसकी सबसे लंबी भुजा है उसकी वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तो इसमें 3x, 4x और 5x में से सबसे लंबी भुजा कौन सी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। तो हम पुट कर देते हैं वैल्यू, 5x इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो इस तरह से हम A, B और C की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। A की वैल्यू कितनी थी, 3x यानी कि 9, B की वैल्यू कितनी थी, 4x यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 और C की वैल्यू थी 5x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें ट्रायंगल का पैरामीटर यानी कि परिमाप ज्ञात करना है। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप या पेरीमीटर क्या होता है,
उसकी तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी मिली है हमें 9, बी की वैल्यू हमें कितनी मिली है 12 और सी की वैल्यू हमें कितनी मिली है 15। तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या हुआ, जो गिवन ट्रायंगल है उसका जो पेरीमीटर या परिमाप है वो है 36 सेंटीमीटर। तो चलिए अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी है 36 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 10 सेंटीमीटर and its area is 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है और क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, उसका ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका बेस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये हाइट हमें ज्ञात करनी है। अगर इसका एरिया कितना हो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसे दिया जाता है बेस और हाइट के गुणनफल से, उसे हम ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें इसका एरिया पता है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें बेस पता है इसका 10 सेंटीमीटर और हाइट हमें ज्ञात करना है। तो इस हिसाब से पैरेललोग्राम की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन सी है 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब इनमें से क्या ऊर्जा का एक रूप है। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है हीट, ऑप्शन सी है बॉइलिंग और ऑप्शन डी है फ्यूजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हीट यानी कि ऊष्मा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 19 है इन एन इंडक्शन स्टोव विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। मतलब क्या है इसका, एक इंडक्शन स्टोव में कौन सी ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन बी है साउंड एनर्जी, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक एनर्जी और ऑप्शन डी है सोलर एनर्जी। तो इंडक्शन स्टोव क्या होता है, इंडक्शन स्टोव में जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं तो उसमें से हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 20 है लेटेंट हीट ऑफ आइस, मतलब बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 80 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन बी है 40 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन सी है 60 कैलोरी पर ग्राम और ऑप्शन डी है 20 कैलोरी पर ग्राम। तो जो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 80 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पे हम गुप्त ऊष्मा को भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या फिर मुक्त की जाती है। और गुप्त ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। इसे हम समझते हैं कि कोई पदार्थ 3 अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस, ये हम जानते हैं। तो किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को परिवर्तित करने के लिए, मतलब अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रवावस्था में जाता है या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाता है, तो उसके लिए वो जितनी ऊष्मा अवशोषित करता है वो उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए बर्फ क्या है, 0 डिग्री का बर्फ अगर 0 डिग्री के पानी में बदल रहा है तो ऐसा करने के लिए उसे जितनी ऊष्मा अवशोषित करनी पड़ेगी वो बर्फ की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है द इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का विपरीत क्या होता है।
तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टेन थीटा, ऑप्शन बी है कॉट थीटा, ऑप्शन सी है सेक थीटा और ऑप्शन डी है कोसेक थीटा। तो इनवर्स ऑफ कॉस थीटा मतलब 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सेक थीटा। इसी तरह साइन थीटा का इनवर्स यानी कि 1/साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और टेन थीटा का इनवर्स मतलब कि 1/tan थीटा होता है कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द सिंपल मशीन एफर्ट अप्लाइड इज 25 kg एंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इज 6, देन फाइंड इट्स लिफ्टेड वेट। मतलब क्या है इसका? एक साधारण मशीन पर लगाया गया प्रयत्न 25 किलोग्राम है और मशीनी लाभ 6 है, तो इसका उत्पादक भार क्या होगा? तो चलिए पहले मैं आपको मैकेनिकल एडवांटेज या मशीनी लाभ के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है आउटपुट फोर्स अपॉन इनपुट फोर्स, जहां आउटपुट फोर्स होता है लिफ्टेड लोड मतलब कितना भार उठाया जा रहा है, और इनपुट फोर्स होता है एफर्ट मतलब कितना प्रयत्न किया जा रहा है। तो इस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज या मशीनी लाभ का फॉर्मूला हो जाता है लिफ्टेड लोड अपॉन एफर्ट। क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज में अंश और हर दोनों में ही फोर्स है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू दी हुई है कितनी? 6, और एफर्ट की वैल्यू दी गई है कितना? 25 kg। तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? लिफ्टेड लोड मतलब कितना भार उठाया गया है। ठीक है, तो हम इसे फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज के। मैकेनिकल एडवांटेज या मशीनी लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लिफ्टेड लोड अपॉन एफर्ट। तो लिफ्टेड मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 6, लिफ्टेड लोड हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू पूछी गई है, और एफर्ट हमें पता है 25 kg। तो लिफ्टेड लोड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 25 यानी 150 kg। तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए है 150 kg, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 150 kg। क्वेश्चन नंबर 23 है, 3 रजिस्टर 4 ohm, 6 ohm and 12 ohm are connected in parallel. Find the equivalent resistance of the circuit. इसका क्या मतलब हुआ? 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम के 3 रेजिस्टेंस समांतर रूप में जोड़े गए हैं, तो सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन 1/Rn। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ 3 रेजिस्टेंस ही पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए हम 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे ही रेजिस्टेंस के सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn। क्वेश्चन में R1 की वैल्यू दी हुई है 4 ओम, R2 की वैल्यू दी गई है 6 ओम और R3 की वैल्यू दी हुई है 12 ओम। तो इनको 3 रेजिस्टेंस का अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट कर लेते हैं। तो हमें फॉर्मूला भी देखा है, R इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसमें पुट कर लेते हैं इसे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो इन तीनों का 4, 6 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 1/R इक्विवेलेंट। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6/12 यानी कि 1/2। और इस तरह से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ओम।
तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए है 2 ओम, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 24 है इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू, मतलब विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है VIR, ऑप्शन बी है VI, ऑप्शन सी है IR और ऑप्शन डी है RV। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी VI। पावर P इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई, जहां V वोल्टेज है और I करंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर इज, मतलब इनमें से क्या एक इंसुलेटर का उदाहरण है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है माइका, ऑप्शन बी है ब्रास, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है लेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माइका या मीका, ये एक इंसुलेटर होता है। इस टेस्ट पेपर का PDF पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेस्ट का PDF पा सकते हैं। धन्यवाद।